नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला। दूसरी जिंदल विला का महल काफी अलग था। वहां पर सारा शेरगिल अभी भी अपना कब्जा जमाए हुए थी। पिछले लोग जो की वजह से बहुत जिंदल के बड़े भाई घर से वापस अपने गाँव चले गए थे, जिस वजह से घर में पिछले कुछ वक्त शांति थी। लेकिन ऐसा सच में नहीं था, क्योंकि हर्षवर्धन के गायक होने की खबर से जिंदल भाई परेशान थे। यहाँ तक कि वो तो अनाया के बारे में भी पता नहीं लगा पा रहे थे, और वह लोग इस वजह से काफी परेशान रहने लगे थे। उन लोगों ने अपनी आदमियों को इस बारे में पता लगाने को कहा था, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं मिल रही थी। फिर भी वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोकेशन के बारे में तो अभी तक उसे भी नहीं पता चला था। इस बारे में सेक्रेटरी बेलको की कुछ खास पता नहीं था। वह लोग तो बस रावत इंडस्ट्री को मैनेज करने में लगी थी। हालांकि हर्षवर्धन के पिता की वापस आने की वजह से वहां पर मामला संभल चुका था, लेकिन अभी भी कई सारी चीजें बिखरी हुई थी, क्योंकि जयेश रावत चुप रहने वाले में से नहीं था, जिस वजह से जिंदल ब्रदर्स हर्षवर्धन के बारे में पता लगाने में नाकामयाब थे। रेशमा भी वापस जाकर कोई नई न्यूज मिलने के बारे में देखने वाली थी, लेकिन तभी सारा नौटंकी करते हुए बोली, हर्षद भाई काफी दिन हो गए अनाया नजर नहीं आई। क्या वह मुझसे नाराज है जो वह घर पर ही नहीं आ रही? दादी माँ उससे कितना याद करती है। उसे थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। वह इस तरह से छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर नहीं जा सकती। वहीं उसकी बात किसी को पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन कोई उसे कुछ बोलता भी नहीं है। वही अरुणा जिंदल को कहीं ना कहीं उसकी बात सही लगी। जाहिर सी बात है, वह अनाया को प्यार करती थी, और उसे लग रहा था कि अनाया उनसे नाराज है, इसलिए वह घर वापस नहीं लौट रही है। तभी रेशमा, जो खामोश ब्रेकफास्ट कर रही थी, वह थोड़ी गंभीर आवाज में बोली, सारा तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो टाइम पास करने के लिए नहीं गई है, वह जरूरी काम से बाहर गई है, क्योंकि वह तुम्हारी तरफ फ्री नहीं है। उसे अपना बिजनेस भी देखना होता है। ये सुनकर परिवार वालों को याद आया कि सच में उसकी बेटी को छोटी सी कॉलेज गोइंग लड़की नहीं रही। हालांकि उसकी उम्र तो वही थी, लेकिन वह काफी मैच्योर और हार्ड वर्किंग बिजनेस वुमन बन गई थी। और अगर वह कुछ दिनों के लिए कहीं गई है, तो वह कोई जरूरी काम से ही गई होगी। सारा को तो ये सुनकर गुस्सा रहा था, लेकिन बाकी के परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तभी हर्षद अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोला, और आइंदा से मेरी बहन के बारे में कोई बकवास करने से पहले सोच लेना। इस बार तो मैंने सुन लिया, अगली बार तुम्हारी बकवास में नहीं सुनूंगा। और अगर मेरी प्रिंसेस नाराज भी है तो हम उसे मना लेंगे। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वह हमारी एकलौती प्रिंसेस है। उसे हक है हमसे नाराज होने का, हमसे बातें मनवाने का और हमसे रूठने का। इतना बोलकर वो वहां से चले गए अपने अपने काम पर, और वही पीछे सारा गुस्से से बौखलाई बैठी थी। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके हिसाब से तो यहाँ की इकलौती प्रिंसेस वही हो सकती है और कोई नहीं। लेकिन सारा नहीं जानती थी कि उसकी यह छोटे छोटे स्कीम उसके जिंदल परिवार में दिन कम कर रहे थे। उसे सपोर्ट करने वाले अमरेंद्र जिंदल तो पहले ही घर से बाहर जा चुके थे। जाहिर सी बात है, पिछली बार जो उनकी बेइज्जती हुई थी, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी जिंदल विला में वापस आने की, क्योंकि पिछली बार मोहन जिंदल ने भी उसे वार्निंग दे दी थी। पर वह सालों बाद अपनी इतनी बेइज्जती देखकर गुस्से से पागल हो रहे थे, इसलिए वह वहां से चले गए। वैसे भी वो जिंदल विला में रहते नहीं थे, बस साल में कुछ बार अपना चेहरा दिखा देते थे। पिछली बार तो 2 साल के बाद आए थे। वही पूरे परिवार के जाने के बाद सारा रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, दादी मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैं सच में आपको दुखी देखकर परेशान हो जाती हूँ। मुझे पता है आप अनाया को बहुत ज्यादा प्यार करती है। आखिरकार वह आपकी नातिन है। उसे भी समझाना चाहिए कि वह ऐसे बाहर ना घूमे और वक्त पर घर पर आ जाए। आप उसे याद करती होगी। लेकिन हर्षद भाई ने तो मुझे ही गलत समझ लिया। इतना बोलकर वह रोने लगी, जैसे सबसे ज्यादा मासूम इस दुनिया में वही है। दूसरी ओर सुनसान आइलैंड में उस हादसे को हुए काफी वक्त गुजर चुका था। इंटरनेशनल मार्केट पहले की तरह टेबल हो चुकी थी, क्योंकि हर्षवर्धन ने अपने खुफिया नेटवर्क को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वह जिंदा है, और दुनिया के वह सबसे ज्यादा अमीर 5 लोग न जो दुनिया की इकोनॉमी को बैलेंस करते थे, वह पहले ही जानते थे। इसीलिए इंटरनेशनल शेयर मार्केट में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए।
क्योंकि हर्षवर्धन को कुछ नहीं हुआ था। और रही इंडियन इकोनॉमिक मार्केट की, तो हर्षवर्धन के पिता राजवीर रावत के जिंदा होने की खबर पहले ही बाहर फेंक चुकी थी। और यह भी बाहर आ चुका था कि उन्होंने रावत इंडस्ट्री की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी, जिस वजह से हाल फिलहाल के लिए तो इंडियन इकोनॉमी मार्केट में भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा था। हालांकि रावत इंडस्ट्री के अंदरूनी मामलात अभी भी नहीं बदले थे, वहां पर अभी भी काफ़ी बहस चल रही थी और हर्षवर्धन के सौतेली चाचा बौखला चुके थे। लेकिन बाहर का मामला संभाल चुका था और बाहर वो उथल पुथल नहीं हो रही थी। हालांकि हर्षवर्धन के गायब होने से बाकी कई सारी इलीगल एक्टिविटी आगे आ रही थी, खास करके वह गैंग जिसे हर्षवर्धन दबाकर रखना था, वह पहले ही अपने पैर फैला रही थी और खुद को इस दुनिया का राजा समझने लगे थे। इलीगल काम पहले से ज़्यादा दुगनी तेजी से बढ़ने लगा था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो जानते थे कि अंडरवर्ल्ड किंग कोई और नहीं हर्षवर्धन है। वह पहले ही अपने इलीगल काम को फैलाना शुरू कर चुके थे, क्योंकि हर्षवर्धन के होते हुए वह सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। हालांकि विक्की और जितेंद्र मल्हार सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनके बस की बात नहीं थी। पिछले कुछ वक्त में काफ़ी कुछ बदल चुका था। वही सुनसान आइलैंड पर तकरीबन हर्षवर्धन अब तक ठीक हो चुका था, हालांकि अभी भी उसके घाव पूरी तरह से सही नहीं हुए थे। जाहिर सी बात है, वह बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था और इतनी आसानी से रिकवर होने के लिए वो कोई सुपरमैन नहीं था। लेकिन दुनिया की नंबर 1 डॉक्टर एना उसके साथ थी, जिस वजह से उसकी रिकवरी ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड से हुई। आम लोगों को इतने वक्त में बस कुछ घाव भरने की ताकत हो, या फिर हो सकता है वह होश में भी बहुत मुश्किल से आए इतनी गहरी चोट से। वही हर्षवर्धन बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हो चुका था और बाहर से देखने पर तो कोई ये तक नहीं कह सकता था कि वह इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हुआ था। हालांकि उसके अंदरूनी अंग अभी भी इतनी अच्छी तरह से रिकवर नहीं हो रहे थे। अनाया अभी भी उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन रख रही थी। वह ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर उसे भारी काम नहीं करने दे रही थी। हालांकि वह कुछ काम ही नहीं कर रहा था, बस बाहर के मामलात को वहीं पर बैठकर सुलझा रहा था और कुछ जरूरी काम को देख रहा था। बाकी बचे ज़्यादातर वक्त अपनी छोटी सी जान अनाया के साथ ही बिताता था। जाहिर सी बात है, जब से उसे पता चला था कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उन दोनों के प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है, तब से वो अनाया को लेकर कुछ ज़्यादा ही पजेसिव हो रहा था, जैसे अनाया कोई कीमती खजाना हो और वह दुनिया से उसे छुपाना चाहता हो। हर्षवर्धन को तो कभी कभी यह भी महसूस हो रहा था कि उसे अपनी पिछली जिंदगी से ज़्यादा ये जिंदगी पसंद आ रही थी। वह 24 घंटे अपनी छोटी सी बीवी के साथ रहता, हर वक्त वह उसके आसपास किसी जादुई परी की तरह घूमती रहती थी और जब नींद आती तो वह उसे अपनी बाहों में कसकर सो जाता था। ये दिन उसके लिए सबसे सुकून भरे दिन थे, जहां वह किसी के बारे में नहीं सोचता था, बस अपनी बीवी से प्यार करता था और उसके देखभाल करता था, जिसे उसके अलावा इस दुनिया में कोई हो ही ना। आज भी वो एक दूरी की बाहों में थे, लेकिन तभी एक सैटेलाइट फोन से एक बीप की आवाज़ आई, जिसमें जॉर्डन बता रहा था कि मास्टर, यहाँ की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो रही है। समुद्र में दूर से नजर आ रहा है कि कई सारे जहाज इस आइलैंड की ओर बढ़ रही है, यहाँ तक कि कई सारे चॉपर भी इस ओर आ रहे हैं। कौन इस सुनसान आइलैंड पर आ रहा है? क्या वो दोस्त है या दुश्मन? और क्या होगा आगे इस लड़ाई का नतीज? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।